हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्वामी हर्षानंद जी, जो इस तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से अपने वक्तव्य, अपने विचारों को प्रकट करते रहते हैं और सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव दिखाई देते हैं। स्वामी, स्वागत है आपका। हर्ष और आनंद की वाटिका में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वामी जी, आप योग सिखाते हैं और बंदियों में और बच्चों में आपकी हमेशा से वो आपका जो रहा है कार्य, आज आप किसानों के साथ में बैठे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मतलब ये कितनी मजबूरी है? ये तो भारत की आत्मा है ना, भारत की आत्मा गांव में रहती है और मेरे देश का किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। मेरा तो सपना यही है कि हर नवजात शिशु के भीतर सुप्त विवेकानंद को जगाना और उसे बिल गेट्स बनाना, सुंदर पिचाई बनाना, दुनिया को खुशहाल बनाना। मैं बच्चों में, बंदियों में काम करता हूँ। बच्चे अच्छे नागरिक बने, कैदी मुख्य धारा में लौटें और एक अच्छे समाज का निर्माण हो। और उसमें सेतु का काम, जैसे आपने तो नाम ही अपना जन सेतु रखा है, मीडिया का, सोशल मीडिया। सेतु का मतलब ये होता है जोड़ने वाला, है ना। तो हम तीन चीज़ों को जोड़ते हैं। शरीर को प्राण से जोड़ते हैं, प्राण को विचार से जोड़ते हैं और एक नया मानव आकार ले सके, इस दिशा में हम काम करते रहते हैं। स्वामी, सरकार ने जिस तरह से जो किसानों के लिए जो स्टैंड जो अख्तियार किया हुआ है, उस पर आपका क्या विचार? देखिए, अंततः ये सारे जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि, हमारे वोट से चुन के पहुँचे हैं वहाँ। अगर हमने वोट नहीं किया होता तो वो कभी नहीं पहुँच पाते। तो सबसे पहला दायित्व ये है कि जैसे बीज में पेड़ छुपा हुआ रहता है, तो वो बीज हमारा वोट है। जैसा बीज होगा उसका वैसा ही परिणाम होगा। अगर मैं गलत व्यक्ति हूँ तो मेरे जैसे लाखों लोगों द्वारा चुना गया व्यक्ति उतना ही गुना गलत होगा। इसके उलट अगर मैं एक सच्चा व्यक्ति हूँ तो मेरे जैसे लाखों लोगों द्वारा चुना गया व्यक्ति भी उतना ही सच्चा होगा। तो हमें अपने आप को सुधारना है, दूसरे का दोष सुधारने के बजाय स्वयं का दोष सुधारना है। अगर हम वोट का सदुपयोग करना सीखेंगे, अच्छे जनप्रतिनिधि बनेंगे, अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा, है ना। अब बात किसानों की आ रही है। देखिए, दो चीज़ें हमें समझना होगी। ये देश एक लोकतांत्रिक प्रयोगशाला है दुनिया के लिए। 1857 में आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ, 1947 में देश आज़ाद हुआ। 90 साल असंख्य धर्मयोद्धाओं ने अपने खून से सींचकर इस देश को खड़ा किया। पहले रियासतें हुआ करती थी, जर जोरू जमीन के लिए वो संघर्ष करते थे, आपस में मारकाट मचाते थे। यही मारकाट आज तक मची हुई है। तो फिर लोकतंत्र किधर आया? नहीं आया ना। लोकतंत्र के मायने हैं भारतीय लोकतंत्र के, जनता का, जनता से, जनता के लिए। अब ये लक्ष्य तो हमारा बहुत दूर है, तो उस लक्ष्य के करीब कैसे पहुंचेंगे हम? प्रश्न ये है, किसानों की आवाज़ जो है वो तो बहुत छोटी सी आवाज़ है, बहुत छोटी सी लड़ाई है। एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहा है किसान। मेरी लड़ाई बहुत बड़ी है। मैं भारत में लोकतंत्र स्थापित होते हुए देखना चाहता हूँ। जी, आप नहीं मानते कि भारत में लोकतंत्र किधर से है? जिस देश के 27% बच्चे पूर्णिमा के खिलते हुए चांद में चावल की रोटियां खोज रहे हों, उन्हें आज़ादी की किरणों का इंतज़ार हो, आपको लगता है देश में आज़ादी है? नहीं, ये आपका भ्रम है। आप एक मीडिया पर्सन बनो, सोशल मीडिया पर्सन, इस धुंध को हटाओ। एक ज़माना था हम गलती करते थे, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको सुधारती थी। एक शब्द किसी के खिलाफ अखबार में छप जाता था तो बड़ी घटना हो जाती थी, नींद उड़ जाती थी। आज आप पूरे कॉलम लिख दीजिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जिस कलम से हम लिख रहे थे उस कलम में मिलावट हो गई, इसलिए उसका प्रभाव ज़्यादा रहा। अगर मैं एक सत्यवादी व्यक्ति हूँ तो मैं जो बोलूँगा आपकी आत्मा सुनेगी, आपकी आत्मा सुनेगी। आप बुद्धि से भले नकार दो, बुद्धि संशयात्मक है ना, वो क्रॉस चेक करती है, आत्मा जरूर सुनेगी। अगर मैं पवित्रता से बोल रहा हूँ तो अगर मिलावट है वो बात आत्मा तक पहुँच ही नहीं सकती, वो बाहर से निकल के बाहर चली जाएगी। ये हमें समझना होगा। स्वामी जी, आपने अभी कहा कि किसान जो है वो भारत की आत्मा है, इस देश की आत्मा है, और निस्संदेह इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल है। किसान और जवान इस देश की रीढ़ भी कह सकते हैं, रीढ़ है। लेकिन उसी आत्मा पर जब कोई अराजक तत्वों द्वारा या ऐसे समाज के कुछ ऐसे लोगों के द्वारा वो खालिस्तानी, आतंकवादी, इस तरह के नामों से जो तमगा लगाने की कोशिश की गई, उस आत्मा को कितनी गहरी चोट पहुंची? इसके लिए दोषी कौन है? अंततः ये जो पेड़ आप देख रहे हैं वो किस पे टिका हुआ है? जड़ों पे ना। वो जड़ें कहाँ से प्रकट हुई? उस बीज से। वो बीज कहाँ छुपा हुआ है? आपके हाथ में। आपका वोट था ना। त्रुटि तो हमसे हुई है,
अगर हम रिपेयरिंग कर दें तो ये सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। शुरुआत कहाँ से होती है? आप अगर किसी पेड़ को हरा भरा रखना चाहते हो, पानी कहाँ डालना होगा? जड़ों पे या पत्तियों पर? कहाँ डालना? हम कहाँ डाल रहे हैं? पत्तियों पर। ये समस्या का हल नहीं है। मैं समस्या का हल लेके आया हूँ आज। मैं चाहता हूँ कि बहुत हुआ, खुले आकाश के नीचे किसान अपने हक की आवाज़ उठा रहा है ना? और हमारे चुने गए लोग उसको नहीं सुन रहे हैं। क्यों नहीं हम शुचिता संस्कार सुदर्शन महायज्ञ करें इस धरती पर, और उसमें सारे पंथों के लोग, उसमें पास्टर बैठे वो अपनी प्रार्थना करे, उसमें मुस्लिम शहरकाल जी बैठे वो अपनी प्रार्थना करे, उसमें वाहेगुरु वाला वो अपनी प्रार्थना करे, और उधर मंदिर वाला अपनी प्रार्थना करे, और सारी प्रार्थनाएं मिलकर प्रकृति से प्रार्थना करे कि हे प्रकृति, हम सबको सद्बुद्धि दे कि हम भारत को दुनिया के मस्तक पे सुशोभित कर सकें। देखिए, हमारे यहाँ अध्यात्म में एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। दुनिया अब ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। दुनिया प्रेम की भूखी है, और प्रेम कब विकसित होता है? जब जीवन के बुनियादी हक बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा आम आदमी के जीवन तक पहुंच जाते हैं, और वो खुली सोच से इस कायनात को पढ़ता है। उसे लगता है ये सारी कायनात तो मेरे लिए बनाई गई है। चींटी से हाथी तक जितने जीव हैं सब पूर्णता से प्रकट हैं। मनुष्य अपूर्ण प्रकट हुआ है। मनुष्य को रंग भरने के लिए उसने आकाश दिया है कि चल मैं तुझे 90 डिग्री पे खड़ा कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। मैंने पेड़ को खड़ा किया है, उसकी हर पत्ती ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, छाया देता है, फल देता है, औषधि देता है, वृष्टि को बुलाता है, धरती की कोख से उलीच कर अधरों तक जल हमें पहुँचाता है ग्रीष्म ऋतु में, और मांगता कुछ नहीं, और मरने के बाद आपके घरों की शोभा बढ़ाता है। ये है 90 डिग्री एंगल का प्रभाव। मैंने तुझे, प्रकृति कहती है इंसान से कि मैंने तुझे चलाया है इस एंगल पर, तू क्या कर सकता है रंग भर। मार काट के लिए तो मैंने बहुत जीव बनाए, सारे जीव जीवस्य भोजनम, पूरी चैन बना दी है, एक दूसरे के पीछे यमराज लगा दिए। तेरे पीछे कोई नहीं है, खुला है, तो चल क्या रंग भरता है मैं देखती हूँ। तो दुनिया ग्लोबल विलेज में बदल चुकी है। देखिए, बैलगाड़ी के बेरिंग से हम शुरू हुए थे, आज बच्चे ड्रोन पे उड़ रहे हैं। ये डिजिटल युग आ पहुंचा है। मैं ये कहता हूँ कि किसान आंदोलन तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर मोबाइल से वोट आ जाए, मोबाइल से, मैं पेटीएम यूज़ करता हूँ, भीम ऐप यूज़ करता हूँ, यूपीआई यूज़ करता हूँ, सारे प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ। आप सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं उसी से, मोबाइल से। क्यों नहीं हम वोट मत का दान कर सकते, और नोटा प्रत्याशी का दर्जा पा जाए कि इसमें से जो प्रत्याशियों को रिजेक्ट करेंगे समाज, वो बाहर हो जाएंगे, फिर रिकॉल करो, 10 मिनट में चुनाव हो जाएंगे। तो ये सारा पैसा अरबों खरबों, आज अमेरिका से ज़्यादा हम चुनाव पे खर्च करते हैं, समाज की बेहतरी पे काम आएगा, किसानों का जीवन समुन्नत बनेगा, इनके खेत लहलाएंगे तो देश ताकतवर बनेगा। मैं एक बात बताता हूँ, आप समझिएगा, दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत खरीदने वाले तय करते हैं, बेचने वाले तय करते हैं। किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है। ये कब तक चलेगा भाई? आप पैसे से गेहूँ खरीद सकते हो, पैदा तो नहीं कर सकते ना, धरती पुत्र बनना पड़ता है। तो क्या कारण है कि भारत का किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता है, ऋण चुकाने के लिए पीढ़ियों पर छोड़ के चल देता है? तो ये दृश्य बदलने की जिम्मेदारी हम सबकी नहीं है क्या? जी, इसीलिए तो स्वामी जी, जैसे कि गवर्नमेंट आप कह रही हैं कि जो खरीदने वाला है वो अपनी फसल को दामों को तय करता है, लेकिन किसान अपने फसल के दामों को तय नहीं कर पाता है। इसीलिए तो गवर्नमेंट ने जो 3 बिल लेके आई, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो पहले से ही एक मूल्य निर्धारित होगा उसका, तो कहीं ना कहीं पैसा उसमें किसान का सुरक्षित भी तो दिखाई दे रहा है। ये आप कहते हैं ना, ये आप कहते हैं, लेकिन जो इसका परिणाम है समाज में वो तो उल्टा दिखाई देता है। BSNL को इस्टेब्लिश करने में कितनी मेहनत लगी थी, वो ख़त्म करने में क्या लगा? एक पेड़ को बनाने में कितने साल लगते हैं, काटने में कितना टाइम लगता है? आप उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी तो देखिए ना सामने। आज बिजनेसमैन पैसा लगाता है तो वो अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लगाता है, नुकसान करने के लिए नहीं लगाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा तो अपनी कंडीशन पे करेगा, फिर वो ग्रेड बना देगा, साहब ये ऐसा है वैसा। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, समझिएगा आप, इससे बहुत क्लियर हो जाएगी चीज़। अफीम का पट्टा दिया जाता है, मंदसौर झालावाड़ जिले में, मध्य प्रदेश में है और एक राजस्थान में, 2 जिले नज़दीक पड़ते हैं। अफीम का पट्टा, ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय नारकोटिक्स के जरिए अफीम का पट्टा जारी करता है किसानों को। अब आप कहेंगे अफीम के पट्टे की क्या ज़रूरत है? हाँ ज़रूरत है, उसमें से मार्फिन निकलता है अफीम में से। जब अफीम की फसल होती है 2 किलोमीटर तक घूमने वाला व्यक्ति गहरी निद्रा में सो जाता है, इतना नशा है उसमें, अफीम में, उस ओपीएम में, उसमें से मार्फिन निकलता है, वो जीवन रक्षक औषधि है। अब उसी का बाय प्रोडक्ट क्या बन जाता है? स्मैक।
एक बार किसी बच्चे को स्मैक पीना सिखा दो, वो अपने माँ बाप को बेच देगा। समझ रहे हैं आप? तो उसी में अमृत भी है, उसी में विष भी तो छुपा हुआ है। तो बात ये है साहब, ये जो कंटेंट आप बता रहे हो कॉन्टेक्ट फार्मिंग के, इसका विपरीत जो दृश्य होगा वो कितना खतरनाक होगा आप समझिए। उनकी ज़मीनें चली जाएगी, उनको यही तो शंका है किसानों को। तो सरकार तो लगातार ये कहती रही है कि ये जो बिल हैं वो किसानों के भले के लिए है, किसानों का इसमें भला होगा, कल्याण होगा। और जब ऐसा है तो फिर मीटिंग कर लेना चाहिए ना उनको। इनके साथ लगातार बातचीत हो रही है, 11 दौर की बात। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इन बिलों पे तो कोई बात नहीं होगी हमारी, उस पर कहाँ बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि हमें वो संशोधन करने के लिए तैयार है ना सरकार। आप एक बार बताइए, जब 1.5 साल होल्ड कर सकते हो आप संशोधन कर सकते हो तो उसको समाप्ति कर दो ना, फिर नए बना लेना ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें। जनता का जनता से जनता के लिए, यही प्रजातंत्र है ना। देश की बहुसंख्या आबादी सड़कों पे है, आप तो उनके लिए कील लगा रहे हो, सीमेंट कंक्रीट कर रहे हो, रास्ते रोक रहे हो। ये लोकतंत्र का परिचय थोड़ी है। आप लोकतंत्र लाओ ना खुलेपन से, आप उनके विचारों को सुनो, उसमें बुद्धिजीवी लोगों को बुलाओ। आपको नहीं लगता कृषि वैज्ञानिक बुलाओ, किसान बुलाओ। और प्रैक्टिकली मैं एक बात कहता हूँ, दुनिया में सारी समस्याओं का हल किससे निकलता है? संवाद से। संवाद का आप एक स्तर तो बनाओ, आप सिद्ध तो करो कि इससे क्या अच्छा आप इसको सारा लाइव टेलीकास्ट कर दो, जो भी चीज़ है आप ट्रांसपेरेंट कर दो, पता चल जाएगा कौन गलत बोल रहा है कौन सही बोल रहा है। आप डराओगे धमकाओगे सत्ता के बल पे, ये तो गलत बात है ना। समय का आखिरी सवाल सरकार से, आखिर में आपकी क्या मांग है? इन किसानों के समर्थन में आप बैठे हैं, आपकी अंत में क्या मांग है? मेरी आत्मा कहती है, जैसे वो कहते हैं ना कि 100 बात की एक बात, तो 100 बात की एक बात में आप सरकार को समझा दीजिए। मेरी आत्मा कहती है कि हमारे चुने गए जनप्रतिनिधि आप जो बैठे हो, आपसे और मेरे किसान भाइयों से, दोनों से मैं बहुत हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, इसे अहंकार का विषय न बनाइए, राष्ट्र निर्माण का विषय बनाइए। और राष्ट्र का निर्माण किस में है, दोनों पक्ष बैठ के लाइव टेलीकास्ट करिए, सारे देश को समझ आ जाएगा कौन गलत है। देखिए, ये जो तरीका खोजा गया कि आप बलपूर्वक ठीक है, आपके पास सत्ता है, आपके पास ताकत है, मान गए हमने ही तो दी है ना, ठीक है। अब अगर आप हमारी आवाज़ नहीं सुनेंगे तो हमें भी तो भारतीय संविधान ने अधिकार दिया अपनी बात कहने का। हम कह रहे हैं हम साधु बने, ठीक है। हमारा धर्म है समाज को सही दिशा की ओर ले जाना। हमने देख लिया इतना संघर्ष होने के बाद भी कोई निर्णय नहीं निकल रहा है, तो आज मैं एक प्रस्ताव लेके आया। वो प्रस्ताव क्या, अभी तो मैं वहाँ तक पहुँचे नहीं हूँ, आप बीच में मिल गए और आप जन सेतु हैं। तो आपको मैं कहता हूँ शुचिता संस्कार सुदर्शन महायज्ञ, ये बात है, रखा जाए, जिसमें सारे पंथों के सारे स्पिरिचुअल लीडर बैठे, प्रकृति से प्रार्थना करें कि हम सबको सद्बुद्धि दो कि इसका प्रेम में रास्ता निकाला जा सके, किसी के ईगो को चोट ना पहुंचे और प्रेम से इसका रास्ता निकला है। मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका। तो ये थे हमारे साथ स्वामी हर्षानंद जी महाराज, जिन्होंने साफ तौर पर सरकार से अंत में एक ही बात कही है कि बातचीत से ही ये समाधान निकल सकता है और एक ही पटल पर बातचीत हो, सभी पक्षों, दोनों पक्षों के बीच में, सरकार और किसानों के बीच में संवाद हो और इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए, जिससे कि जो भ्रम की स्थिति जो बनी हुई है वो भ्रम की स्थिति भी दूर हो और किसानों का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं उनको आंदोलन वापस भी ले और अपने घर जाए। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मैं नकुल तिवारी, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली, जनशक्ति न्यूज़।